हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एस सी स्पेसिफिक जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसी का आज लेक्चर नंबर 8 देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन करते हैं और साथ में उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने से पहले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप उनको पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं। ये आपके आगामी एग्जाम जैसे वीडियो पुलिस पटवारी, जो भी आपके कनिष्ठ सहायक के जो भी एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी कराता है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यूके पीएससी के लिए भी आप इसको रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। वैसे यूके पीएससी की अलग से मैं लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या टिहरी राज्य के इतिहास में किस घटना को उत्तराखंड का जालियांवाला बाग, यानी कि उत्तराखंड का काला दिवस या उत्तराखंड का जालियांवाला बाग भी बोला जाता है, किस घटना को बोला जाता है? अब इसमें अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें ऑप्शन ए और बी में रवाई कांड और तिलाड़ी कांड। बेसिकली जो ये उत्तराखंड का जालियांवाला बाग वाली जो घटना हुई थी, ये हुई थी आपकी तिलाड़ी मैदान में। और जो तिलाड़ी मैदान है ये आपका आता है रवाई क्षेत्र में। रवाई क्षेत्र में आता है तिलाड़ी मैदान, तो इसको कहीं कहीं रवाई कांड भी बोला जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जाए, आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, किस घटना को बोला जाता है, तो स्पेसिफिक अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तिलाड़ी घटना या तिलाड़ी कांड। क्योंकि रवाई क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर एक तिलाड़ी मैदान है, वहाँ पे ये घटना हुई थी, इसलिए इसको तिलाड़ी कांड यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, अब हुआ क्या था इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली रवाई क्षेत्र में क्या हो रहा था, 1927-28 से ही क्या हो चल रहा था, जो वन नीति थी, वन नीति का विरोध चल रहा था। वन नीति यानी कि टिहरी रियासत के अंदर जो वन नीति थी उसका विरोध चल रहा था, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको वनों में अधिकार उनके कुछ छीन ले गए थे, और उनके वन संरक्षण के नाम पे उनसे अधिकार छीन के किसी ठेकेदारों को वनों को काटने का ठेका दे दिया गया था। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिससे लोग नाखुश थे। तो बेसिकली ये 1927-28 से चल रहा था। लेकिन क्या होता क्या है, इसी बीच 1930 में, अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 30 मई, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को क्या होता है, टिहरी की जो जनता है वो तिलाड़ी नामक जगह पे, तिलाड़ी मैदान है, तिलाड़ी मैदान ये आपका पड़ता है बड़कोट में। बेसिकली उत्तरकाशी में बड़कोट जगह है, बड़कोट के पास पड़ता है ये तिलाड़ी मैदान। तो वहाँ क्या कर रहा था, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हमने विरोध करना है। एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। तो जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ, जलियांवाला बाग, अच्छा पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था, जनरल डायर ने गोली चला दी थी जलियांवाला बाग में। इसी तरीके से क्या हुआ था, तिलाड़ी जो बड़कोट में स्थित है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो टिहरी नरेश थे उस समय, जो टिहरी नरेश थे, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है उस समय टिहरी नरेश कौन थे, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह जो टिहरी नरेश थे ये थे यूरोप यात्रा में, और इनका जो दीवान था, दीवान कौन, चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल ने क्या करा, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा, गोली चलाने का सोचा। तो इन्होंने क्या करा, 150 सैनिकों के साथ ये कहाँ, तिलाड़ी मैदान में आए और इन्होंने निहत्थे लोगों पे गोली चला दी। और इसमें अगर उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो कम से कम इसमें 200 लोग मारे गए थे, ये है। लेकिन वैसे डेटा बताया जाता है कि 200 से 300 के बीच में इसमें लोग मारे गए थे। तो दीवान चक्रधर जुयाल ने क्या करा, निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग बोला जाता है, किसको, तिलाड़ी कांड को। और इस कांड के दौरान जो वहाँ के शासक थे, टिहरी रियासत के शासक, वो कहाँ थे, नरेंद्र शाह, वो यूरोप दौरे पे गए हुए थे, ठीक है। तो माना जाता है कि अगर वो यूरोप दौरे पे नहीं होते तो शायद ये घटना नहीं भी होती। अच्छा, अगला इसमें अगर ऑप्शन देखो, रवाई कांड और तिलाड़ी कांड आपने समझ लिया। अगला देखते हैं पेशावर घटना। पेशावर घटना तो आपको याद ही है, ठीक है। पेशावर से जैसे ही पेशावर आता है आपको तुरंत से याद आना चाहिए कौन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली।
इनके बारे में गांधी जी ने बोला था अगर मुझे एक और चंद्र सिंह मिल जाता तो मैं इंडिया को आज़ाद कर लेता, इस तरीके से इनकी प्रशंसा में उन्होंने बोला था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या करा था, जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस दौरान जो भारत का कौन सा पाकिस्तान पाकिस्तान वाला जो उस समय भारत के अंदर ही था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अफगानी लोगों ने क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को क्या बोला, गोली चलाने को बोला, लेकिन उन्होंने क्या करा, गोली चलाने से मना कर दिया, निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। और ये घटना बेसिकली हुई थी कहाँ, पेशावर में हुई थी। पेशावर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेशावर कांड बोला जाता है। और कब हुई थी, इसकी भी डेट आपको पता होनी चाहिए, 23 अप्रैल 1930 को। इसके बाद इस आदेश को न मानने के कारण वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को फिर जेल की सजा भी हुई, ठीक है, इन्हें काफ़ी टाइम ये जेल में रहे, ठीक है। और ये कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, 2/18 गढ़वाल राइफल से ये बिलोंग करते थे, तो इससे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है मसूरी घटना। मसूरी घटना या मसूरी कांड। मसूरी कांड कब हुआ था आपका, मसूरी कांड बेसिकली जब उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की जो मांग चल रही थी, उसी के दौरान 2 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, मसूरी में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने प्रदर्शन करा, तो उस दौरान क्या हुई, आंदोलन अनियंत्रित हो गया और पुलिस और लोगों में झड़प हुई। तो इस दौरान क्या हुए थे, आपको 2 नाम याद रखना है, इसमें 2 महिलाएं थी, कौन सी, बेलमती चौहान और हंसा दनी। बेलमती चौहान और हंसा दनी की यहाँ मृत्यु हो जाती है, और साथ में जो डीएसपी थे, डीएसपी उमाशंकर त्रिपाठी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ये राज्य आंदोलन के दौरान की घटनाएं हैं, ठीक है। 2 सितंबर से पहले 1 सितंबर को भी हुआ था, ऐसी ही घटना हुई थी। 1 सितंबर को हुई थी खटीमा गोलीकांड, ठीक है, खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो ये आंदोलन हमारा क्या है, चल रहा था, कंटिन्यूस चल रहा था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड होता है, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड होता है, यानी मसूरी में हो जाती है। ऐसे ही फिर ये आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था। ऐसे ही 2 अक्टूबर 1994 को भी होते है एक घटना, जिसको क्या बोला जाता है, रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा कांड बोला जाता है, या मुजफ्फरनगर कांड बोला जाता है। ऐसे एक घटना और हुई थी इसी कंटिन्यूएशन में, जो राज्य आंदोलनकारी थे उसके 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू कांड बोला जाता है। श्रीयंत्र यानी कि श्रीनगर में जगह है, वहाँ पे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत जो थे वो शहीद हो गए थे। इस तरीके से ये घटनाएं क्या है, उत्तराखंड के मसूरी घटना जो है हमारी उत्तराखंड के राज्य आंदोलन से संबंधित है, यानी कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की जो मांग चल रही थी उससे संबंधित है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बग्वाल। बग्वाल उत्तराखंड की एक परंपरा है जो निभाई जाती है किस त्योहार पर। बग्वाल परंपरा किस त्योहार पर निभाई जाती है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये किस त्योहार पर निभाई जाती है, रक्षाबंधन के त्योहार पर ही बग्वाल एक परंपरा है, एक त्योहार है, बग्वाल त्योहार नाम से इस तरीके से निभाए जाते हैं, ठीक है। दीपावली कब होती है आपकी, कार्तिक मास की अमावस्या को, ठीक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दीपावली के दौरान ही क्या होता है आपका, भाई दूज या भैया दूज का त्योहार होता है, ठीक है, दीपावली के 2 दिन बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय कब प्रारंभ हुए। अब मोबाइल न्यायालय का मतलब क्या होता है, घर घर जाके बेसिकली न्याय प्रदान करना। तो ये पहल शुरू करी थी, ये कब शुरू करी थी, 2021 में। 2021 में उत्तराखंड के जो पहाड़ी राज्य हैं, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन जिलों में इसकी शुरुआत करी थी। इसके द्वारा क्या हो जाता है, एक वैन होती है जिसके अंदर जो क्या करती है, दूर दराज इलाकों में जो बेसिकली बोला जाता है क्या, महिलाओं और जो वल्नरेबल है, या महिलाओं और बच्चों के लिए, और जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, तो उनको न्याय दिलाने के लिए क्या करती है, एक वैन जो क्या होती है पूरी तरह एक जो हमारा सिस्टम होता है आधुनिक सिस्टम से लैस होती है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरीके की सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो ये क्या करती है, दूर दराज के इलाकों में घूम के क्या कराती है, उनके बयान नोट करती है, गवाहों के बयान, और उनको न्याय प्रदान करने के लिए एक तरीका अपनाया गया था, ठीक है। तो ये कब से शुरू हुआ, 2021 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और तो हमें सूची में क्या दे रखा है, एक साइड हमें बोली दे रखी है और एक साइड हमें क्षेत्र दे रखा है। तो उत्तराखंड में जो बेसिकली बोलियां हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी होती हैं, कुमाऊनी और
गढ़वाली, तो हमारी क्या है इंपॉर्टेंट बोली है। फिर इसी के अंदर क्या है अलग अलग तरीके से डिवीजन है। पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली बोली किस तरीके से। तो कुमाऊनी बोली को जो भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं त्रिलोचन पांडे जी, त्रिलोचन पांडे जी ने कुमाऊनी बोली को 4 वर्गों में बांटा है। 4 वर्गों में बांटा है, और 4 वर्ग किस तरीके से बांटे हैं मैं मैप के थ्रू बताता हूँ। ये हो गया पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। अब थोड़ा सा आप मैप इमेजिन कीजिए, मैप किस तरीके से है। पूर्व में अगर देखें कुमाऊं के, सिर्फ कुमाऊं वाला रीजन अगर ऑब्जर्व करें, ये अगर मैं उत्तराखंड का मैप बना दूं इस तरीके से, तो ये वाला रीजन इस साइड ये क्या हो गया गढ़वाल हो गया, और ये कुमाऊं हो गया। तो कुमाऊं के पूर्व वाला इलाका यानी ये वाला इलाका यानी कि पिथौरागढ़, और नीचे क्या आता है चंपावत वाला इलाका, ये पूर्व हो गया। और ऊपर क्या आ गया, ऊपर पिथौरागढ़ का ये वाला इलाका, ये जो भोटिया इलाका है, ये सब क्या है जो हिमालय का इलाका है जहाँ नंदा देवी ये सब है, ये आपका कहाँ पड़ता है मिलम ग्लेशियर ये सब है, तो ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। और नीचे अगर दक्षिण में देखा जाए तो कुमाऊं के दक्षिण में उधम सिंह नगर आ गया, उससे ऊपर क्या आ गया नैनीताल आ गया। और अगर कुमाऊं के पश्चिम में बात करें तो ये वाला इलाका कौन सा आता है बागेश्वर अल्मोड़ा वाला इलाका आ जाता है। इस तरीके से यहाँ क्या है बोलियाँ डिवाइडेड है। अगर इनकी बात करें तो उत्तर में कौन सी है, उत्तर में जौहरी बोली जाती है। ऐसे ही पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में कुमैया बोली, जो चंपावत वाला इलाका है चंपावत लोहाघाट वाला, कुमैया बोली जाती है यहाँ। ऐसे दक्षिण में रजभैंसी बोली जाती है, रजभैंसी ये नैनीताल वाले इलाके में दक्षिण में। और ऐसे ही पश्चिम में बोली जाती है आपकी खस पराजिया बोली है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बोली हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। ऐसे ही ये उत्तर पूर्व के यहाँ अस्कोटी बोली भी बोली जाती है इस तरीके से। तो 4 वर्गों में जो त्रिलोचन पांडे ने 12 बोलियाँ, ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कितने प्रकार की बोलियाँ, 12 बोलियाँ कुमाऊनी में। ऐसे गढ़वाली में जो डिवाइड करा था वो किसने करा था, गियरसन ने किसमें 8 बोलियों में, 8 बोलियों में डिवाइड करा है किसने, गढ़वाली को। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो बोलियाँ हैं ना, अगर इसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो जो ये सोरियाली है, अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, ऑप्शन में देखो जो मेरे को सोरियाली है, अगर आपको सोरियाली के बारे में पता है, सोर घाटी बेसिकली पिथौरागढ़ को बोला जाता है। तो ये सोरियाली बोली यानी कि बी का जो है ये कहाँ आपका होगा, पिथौरागढ़ के क्षेत्र। अगर आपको ये ऑप्शन पता है तो आपका सारा का सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगर आपको बाकी नहीं भी आते तो भी आपका क्लियर हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है, बी का 1। ठीक है, अब देखते हैं और उनको भी ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो जो कुमाऊनी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, कुमाऊनी, सोरियाली, सैरियाली भी बोला जाता है। ठीक है, ये सब क्या है पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा गंगपुरिया मतलब गंगा के किनारे वाला इलाका। अगर इससे भी आप ऑब्जर्व कर सकते थे, गंगपुरिया मतलब गंगा के किनारे वाला इलाका। गंगा बेसिकली क्या है आपकी गढ़वाल क्षेत्र से ही होके जाती है। इसमें कौन कौन से इलाके दे रखे हैं, पिथौरागढ़ दे रखा है, बागेश्वर दे रखा है, तो इन दोनों को तो आप हटा सकते थे। और गंगपुरिया बेसिकली अगर गंगा की बात करें तो गंगपुरिया बोली टिहरी में जो है हमारी भिलंगना भागीरथी का वहाँ मिलती है। तो इस तरीके से क्या है गंगपुरिया बोली जो है टिहरी गढ़वाल के इलाके में बोली जाती है, टिहरी गढ़वाल के इलाके में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये देखो, श्रीनगर का है पौड़ी के क्षेत्र में, तो इसको तो सीधे सीधे पौड़ी में बोला जाता है। ऐसे भी बस जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है, ठीक है, कुछ कुछ हिंट अगर आप पकड़ लो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं जो मिलान करने वाले होते हैं। तो बचा क्या, दनपुरिया क्षेत्र यानी कि बागेश्वर का क्षेत्र, यानी कि जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, खसपराजिया, दनपुरिया, ठीक है, चौगरखा यहाँ ये चौगरखा परगना है वहाँ बोली जाती है। इस तरीके से ये बोलियाँ अलग अलग तरीके से बोली जाती है। ऐसे गढ़वाली में क्या होती है, श्रीनगरिया बोली होती है, इसी तरीके से टिहरियाली होती है, अलग अलग तरीके की 8 बोली है। ठीक है, कुमाऊनी में 12 और गढ़वाली में 8। कुमाऊनी में त्रिलोचन पांडे जी ने डिवाइड कर रखा है और गढ़वाली में गियरसन ने डिवाइड कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रम्माण जैसे आपको याद आता है तुरंत से आपको रम्माण मुखौटा याद आना चाहिए। रम्माण क्या होता है, त्योहार होता है और इसमें मुखौटा यूज किया जाता है। ये धार्मिक त्योहार है जो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। इसका तो बहुत ईजी सा ऑप्शन है, जोशीमठ, ये तो आपको याद ही होगा, जोशीमठ चमोली में। अच्छा, रम्माण को क्या है, यूनेस्को ने वर्ल्ड इनटेंजिबल यानी कि जिसको छू नहीं सकते, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में रखा गया था। कौन से साल में रखा गया था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, 2023 में इंक्लूड करा था। ऐसे ही उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट कुंभ मेला को कब रखा गया था,
कुंभ मेला को कब रखा गया था? पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। कुंभ मेला को रखा गया था कब? 2017 में। ये भी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। ऐसे ही कुछ जीआई टैग वाले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा रखी। जैसे उत्तराखंड का क्या, माल्टा फ्रूट, माल्टा फ्रूट को भी जीआई टैग मिल रखा है। और इसी तरीके से पहाड़ी तुअर दाल, पहाड़ी तुअर दाल, जो तुअर होती है ना, तुअर अरहर की तरह ही एक तुअर होता है, अरहर का बोल सकते हैं बड़ा भाई या जो भी बोलते हो, ठीक है, तुअर दाल, इसको भी क्या है, जीआई टैग मिल गया। उत्तराखंड की गहत को भी जीआई टैग मिल रखा है। और उत्तराखंड का काला भट्ट, काला भट्ट जो है बेसिकली सोयाबीन बोला जाता है जिसे, इसको भी जीआई टैग मिल रखा है। ऐसे बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी जो बचपन में मम्मियाँ लगाती थी और स्कूल में कभी टीचर भी लगाते थे, ठीक है, बिच्छू घास जिसे बोलते हैं, उसको भी जीआई टैग मिल रखा है। ऐसे ही कुमाऊनी पिछोड़ा, ये कुमाऊं के लोगों ने तो देखा होगा, कुमाऊनी पिछोड़ा, ठीक है, मम्मियाँ लोग पहनते हैं शादियों में, बेसिकली आपने देखा होगा कि कुमाऊनी पिछोड़ा, और शादी में दुल्हन भी पहनती है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। ये है आपका रम्माण, वुडन जो मुखौटे होते हैं, लकड़ी के मुखौटे होते हैं, रम्माण, इस तरीके से इन मुखौटों को पहन के त्योहार मनाया जाता है, रम्माण त्योहार। कहाँ? चमोली क्षेत्र में, चमोली के बेसिकली स्पेसिफिक जो बोला जाए तो जोशीमठ के आसपास वाले इलाकों में। तो ये रम्माण मुखौटे हैं, इनको क्या मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे उत्तराखंड की जो लिखाई है उसको भी जीआई टैग मिल गया। ऐसे भोटिया दन को जीआई टैग मिल रखा है। ऐसे मुनस्यारी की राजमा को जीआई टैग मिल रखा है। नैनीताल कैंडल को जीआई टैग मिल रखा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग तरीके से मिलते रहते हैं जीआई टैग। तो जो जो आपके रेलेवेंट आपके ईयर में चल रहे होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए। बाकी जो आसपास के लोकल लोग हैं उन्हें तो उन्हें पता भी रहता है मेरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास किस चीज़ को जीआई टैग मिला है, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पथिक नाम अपनाया और गढ़वाल से अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई? यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि जो जातिवाद, जो पहले क्या होता था, जाति के नाम पे निचली जाति वालों को छुआ नहीं जाता था, उनके छुए पानी को नहीं पिया जाता था, उनके छुए खाने भोजन को नहीं खाया जाता था। इस तरीके की जो अस्पृश्यता थी, जो कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने के लिए किसने पथिक नाम अपनाया और अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम खाई? इसका अस्पृश्यता से संबंधित कौन है? जयानंद भारती, ठीक है, जयानंद भारती जी हैं। इन्होंने क्या करा? अस्पृश्यता खत्म करने की कसम खाई। और बेसिकली ये आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने पढ़ी थी और उससे, उसके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए थे और इन्होंने अस्पृश्यता समाप्त करने की कसम भी खाई थी। और जयानंद भारती से एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इनका एक आंदोलन से एसोसिएटेड है, कौन सा? डोला पालकी, डोला, डोला पालकी। यानी कि क्या होता था, निचली जाति में जो डोली होती है गाँव में, डोलियों में निचली जाति वालों को दूल्हे को डोली में उठाने से मना किया जाता था। तो डोला पालकी आंदोलन चलाया इन्होंने, जिससे क्या होगा, निचली जातियाँ जो भी हैं उनको डोली में बैठाया जाए। इस तरीके से इन्होंने डोला पालकी आंदोलन भी चलाया था, उससे एसोसिएटेड है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। जयानंद भारती किससे संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है। और ये क्या थे? ये जयानंद भारती जो थे शिल्पकार थे, शिल्पकार परिवार से आते थे, ठीक है, जो शिल्प का काम करते हैं। और ये आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। अच्छा, पहला पहला इसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके बारे में तो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है, पेशावर कांड से संबंधित है। कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ऐसे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। क्या नाम है इनका? गढ़ केसरी बोला जाता है इन्हें। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या बोला जाता है? गढ़ केसरी। ऐसे ही दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद रखना है। दरबान सिंह नेगी को क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस मिला था। कब मिला था? 1914 में। 1914 में विक्टोरिया क्रॉस, उत्तराखंड के विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले व्यक्ति हैं दरबान सिंह जी नेगी। जैसे याद आता है, दूसरा नाम आपको याद रखना चाहिए, गब्बर सिंह नेगी, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी। इन्हें भी विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1915 में। विक्टोरिया क्रॉस मिला था इन्हें भी विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1915 में। लेकिन मरणोपरांत इन्होंने, एक युद्ध हुआ था ये बेसिकली उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, जो आपका कब से चला था 1914 से लेकर 1919 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसके दौरान क्या हुआ था, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जी जो हैं, ये इन्होंने क्या करा था, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिशों की तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और उस युद्ध का नाम भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बैटल ऑफ न्यू न्यूवरे चैपल,
न्यूरे चैपल, बेटर ऑफ न्यू चैपल बोल सकते हैं। न्यू चैपल की जो युद्ध हुआ था, न्यू चैपल यानी कि फ्रांस में एक जगह है, वहाँ पे जर्मनी के खिलाफ इन्होंने युद्ध में वीरता दिखाई थी। ये राइफलमैन थे। तो गब्बर सिंह नेगी को क्या मिला था, मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला था। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और ये बनता है कि दरबान सिंह नेगी कौन सी बटालियन से थे। दरबान सिंह नेगी थे फर्स्ट गढ़वाल राइफल से, और गब्बर सिंह नेगी थे आपके सेकंड गढ़वाल राइफल से, फर्स्ट और सेकंड गढ़वाल राइफल से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्न में से किस शहर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी IG, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी IGNFA कहाँ स्थित है। इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। अच्छा, देहरादून में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो देखते हैं, देहरादून में क्या है, IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसे एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून में। क्वेश्चन ये बन जाता है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कब से शुरू हुआ था, 2009 से शुरू हुआ था। ऐसे ही देहरादून में क्या है, जो IT पार्क है, देहरादून के IT पार्क में भारत का फर्स्ट ड्रोन रिसर्च एप्लीकेशन सेंटर देहरादून के IT पार्क में खोला गया है। ठीक है, कब से खोला गया ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 2018 से देहरादून में IT पार्क में फर्स्ट ड्रोन रिसर्च एप्लीकेशन सेंटर खोला गया है। और ऐसे ही एक देहरादून के सेलाकुई में मानसिक रोग चिकित्सालय है। कहाँ आपका, सेलाकुई देहरादून में। सेलाकुई को ही फार्मासिटी बोला जाता है, वहाँ फार्मास्यूटिकल का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, यानी कि फार्मा से रिलेटेड वहाँ इंडस्ट्रीज हैं। कहाँ, सेलाकुई में। और इसी तरीके से देहरादून में क्या है, ONGC का हेडक्वार्टर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ आपका, देहरादून में। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि वन्य जीव संस्थान, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, चंद्रबनी देहरादून में। इसका हेडक्वार्टर भी है चंद्रबनी देहरादून। ठीक है, ऐसे ही वाडिया इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट यानी कि वाडिया संस्थान, भूविज्ञान से संबंधित वाडिया संस्थान है, तो ये भी कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण का एक प्रकार नहीं है, कौन सा आभूषण नहीं है। अब इस क्वेश्चन को तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए, नथुली नाक में पहनने वाला आभूषण होता है। तिलहरी क्या होता है, गले में पहना जाता है। तिलहरी हंसुली, ये क्या है, गले में पहने जाने वाले हैं। तिलहरी, हंसुली, चर्यो, ये सब क्या है, गले में पहने जाने वाले हैं। आभूषण कौन सा नहीं है, ये तीनों तो आभूषण हो गए, नथुली हो गया, तिलहरी हो गया, हंसुली हो गया, आभूषण है, तो झगुली इसका राइट आंसर होगा। यानी कि झगुली जो है आभूषण नहीं है। झगुली क्या होता है, कपड़ा होता है जो नीचे पहना जाता है, बॉटम में। ठीक है, महिलाएं और पुरुष भी पहले पुरुष भी पहने जाते थे। ठीक है, झगुली यानी कि एक तरीके का लांचा टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके का एक होता है, तो उसको झगुली बोला जाता है, झगुला बोला जाता है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। नदियों के संगम पर जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं देवप्रयाग किस किसके संगम पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर क्या है, देवप्रयाग है। यहीं से क्या होता है, गंगा का नाम गंगा हो जाता है, तब तक भागीरथी रहती है, फिर उसके बाद गंगा हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं, कभी कभी मैप के थ्रू भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये भागीरथी रिवर का मैप है। भागीरथी सबसे पहले कहाँ से निकलती है, गौमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी में, यहाँ से भागीरथी निकली। ठीक है, ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये भागीरथी है। फिर इसमें क्या है, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, यहाँ असी गंगा मिल जाती है, ऐसे ही नीचे आके भिलंगना मिल जाती है, टिहरी के आसपास भिलंगना मिल जाती है, जिस पे टिहरी डैम है भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। फिर यहाँ से नीचे आती हैं और ये भागीरथी यहाँ देवप्रयाग पे पहुँचती है, और यहाँ से आती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यहाँ कहाँ से निकलती है, संतोबंद ग्लेशियर से निकलती है, चमोली से। तो यहाँ से क्या होता है, अलकनंदा नदी जब आती है तो सबसे पहले जो प्रयाग बनता है, धौली गंगा के साथ मिलके कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग बनता है, फिर जैसे जैसे नीचे को आती जाती है, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी के साथ मिलके नंद प्रयाग बना देती है। ऐसे ही पिंडर के साथ मिलके कर्ण प्रयाग बन जाता है, और ऐसे मंदाकिनी के साथ मिलके कौन सा बनता है, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी के साथ मिलके रुद्रप्रयाग बनता है। और जब अलकनंदा
फिर नीचे पहुंचती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या करती है, भागीरथी से मिलके गंगा रिवर बनाती है और फिर गंगा रिवर यहाँ से हरिद्वार होते हुए, ठीक है, फिर उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा रिवर मैप हो गया, ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड हमें ताल दे रखी है, एक साइड हमें जनपद दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चन को हमेशा कुछ एक आध अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो उनसे आपका आसान हो जाते हैं। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट है चौराबाड़ी ताल, ये तो सबको पता होता है। चौराबाड़ी ताल की वजह से ही क्या हुआ था, केदारनाथ में आपदा आई थी, ठीक है। चौराबाड़ी ताल केदारनाथ में आई थी। केदारनाथ क्या है, रुद्रप्रयाग में, तो बी का क्या होगा, रुद्रप्रयाग। अगर ऑब्जर्व करें किसी एक को देख के, अगर चौराबाड़ी बी को ऑब्जर्व करें तो देखो बी से ही हमारा क्या आ गया, ऑप्शन से हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमें कुछ कुछ अगर पता हो इस तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही डोडी ताल, डोडी ताल के बारे में, डोडी ताल कहाँ है आपकी, डोडी ताल उत्तरकाशी में, कई बार पढ़ा है। डोडी ताल क्या है, उत्तरकाशी में। डोडी ताल उत्तरकाशी में। अगर आपको खुरपा ताल कागभूषणी नहीं आती तो इन दोनों से भी आपका आंसर बन जा रहा था। अब देखो, अब बाकी भी ऑप्शन ऑब्जर्व कर लेते हैं। खुरपा ताल कहाँ है आपकी, खुरपा ताल नैनीताल में। ऐसे कागभूषणी ताल, कागभूषणी ताल कहाँ है आपकी, चमोली में हो जाएगी। तो इस तरीके से इस जो ये क्वेश्चन बनते हैं ना, इनको आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आसानी से बन सकते हैं। अब ये कुछ तालें ये हमने देख ली, अब कुछ तालें और देख लेते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट ताल है, ताल या झील बोल सकते हैं। तो एक साइड कुमाऊं की ऑब्जर्व करते हैं, एक साइड गढ़वाल की, एक साइड कुमाऊं की, एक साइड गढ़वाल की ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल कौन सी है, भीमताल। कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल भीमताल। ये कहाँ पड़ती है, नैनीताल में पड़ती है। और कभी कभी इसका आकार भी पूछ ले जाते हैं, इसका आकार कैसे है, त्रिभुजाकार है। कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल। ऐसे गढ़वाल की सबसे बड़ी ताल कौन सी है, सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल आपकी कहाँ पड़ती है, ये थाती। थाती आपका कहाँ पड़ता है, टिहरी में। टिहरी में आपकी सहस्त्र ताल पड़ती है, गढ़वाल की सबसे बड़ी झील या ताल है। फिर ऐसे ही कुमाऊं में और ताल कौन सी है, तड़ाक ताल। इंपोर्टेंट ताल के बारे में बता रहा हूँ मैं। तड़ाक ताल ये है आपकी अल्मोड़ा में, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। और इसके नीचे क्या है, 5 सुरंगें हैं, जिसमें से 3 चालू हैं, 2 बंद हो गई हैं, 5 सुरंगें हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें तड़ाक ताल में, ठीक है। ऐसे ही फिर एक श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ पड़ती है आपकी, चंपावत में पड़ती है। चंपावत में इसी के किनारे क्या है, विवेकानंद आश्रम है आपका। ऐसे ही झिलमिल ताल है चंपावत में। झिलमिल ताल कहाँ है, ये भी कहाँ है आपकी, चंपावत में, ये टनकपुर के पास पड़ती है। ऐसे ही उधम सिंह नगर में है द्रोण ताल, ठीक है। ऐसे गढ़वाल की तालें देख लीजिए, गढ़वाल की इंपोर्टेंट ताल है भिलंग ताल। भिलंग ताल ये आपकी पड़ती है, ये भी टिहरी में पड़ती है। भिलंग ताल भिलंगना नदी है ना, उसी से याद कर सकते हो, भिलंगना कहाँ, टिहरी में मिलती है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट ताल है लिंगा ताल, फूलों की घाटी के बीच में है ये लिंगा ताल। फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में, तो लिंगा ताल कहाँ है, चमोली में लिंगा ताल होगी। ऐसे कागभूषणी देख लीजिए, एक चमोली में, एक और ताल। और डोडी ताल उत्तरकाशी में होगी। ऐसे ही देवरिया ताल, देवरिया ताल भी इंपॉर्टेंट है। देवरिया ताल ये कहाँ है आपकी, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमने इंपॉर्टेंट कुमाऊं और गढ़वाल की तालें में देख ली। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर कंप्लीट करा। बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।